जय हिंद। तो आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जो इससे पहले आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। यह कहानी सामाजिक तौर पे हमें उजागर करने के लिए प्रेरणा देती है और हमें बताती है कि किसी भी कड़ी परिस्थितियों में हमें उभरकर समाज से उभरकर कैसे निकला जा सके और हमें आगे बढ़ा जा सके। तो यह कहानी शुरुआत होती है झारखंड राज्य के सरायकेला खरसावां जिले के एक छोटे से गांव के एक छोटी सी बच्ची की है, जिस बच्ची की शादी महज 12 साल की उम्र में करा दी जाती है। इतनी कम उम्र में शादी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ के लोग बहुत से लोग अनपढ़ होते हैं और वह चीज़ समाज से गुजरा रहता है, बिलोंग करता है। जब एक ऐसा समाज जहाँ आर्थिक और सामाजिक तौर पर उतना विकसित नहीं होता है, जब इसकी महज 12 साल की उम्र में शादी करा दी जाती है और जब अपने ससुराल जाती है तो वहाँ आस पास पड़ोस में टोला में अपने गांव में सबसे खूबसूरत थी। और यह अपने खुद कहानी में ही बताती है कि इनकी खूबसूरती ही इनके लिए अभिशाप बन जाती है। जब अत्यधिक खूबसूरत थी तो जो पड़ोसी यानी गोतिया बोलते हैं उनकी एक बुरी नज़र इस पर पड़ गई और उन लोगों ने इसके साथ दुष्कर्म करने के लिए सोच लिया। एक दिन की बात है, जब यह अपने तालाब में गांव के तालाब में नहाने के लिए गई तो उन लोगों ने भी वहां पे चला गया और इसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन ये जोर जोर से चिल्लाकर वापस अपने घर लौट आई। और उन लोगों ने जब इसके साथ गलत काम दुष्कर्म नहीं कर पाया तो उनके अंदर एक बदले की आग जिसको कहते हैं वो पनपने लगी और किसी तरह से बदला लेने के लिए साजिश इन लोग रचने लगे। इसके साथ किसी भी इल्जाम में फंसाकर इससे बदला लिया जाए। लेकिन एक दिन सब कुछ सही चल रहा था और कहानी पहुंचती है 1995 में, 2 सितंबर 1995। शादी के लगभग कई साल हो चुके थे और एक जेठ की एक बेटी की तबीयत खराब हो गई। तो एक जेठ की एक बेटी की तबीयत खराब हो गई और उन लोगों ने सारा इल्जाम इस महिला पर दे दिया और यह बात पूरी गांव में फैल गई। अगले दिन 3 सितंबर 1995 को गांव में पंचायत बुलाया गया। सभी लोग आए और वहां उन लोगों ने इस पंचायत के लोगों ने इस महिला को ही जिम्मेवार मान लिया और बोला कि इसी महिला के वजह से इस बच्ची की तबीयत खराब है और उस महिला पर 500 रुपया का जुर्माना लगाया गया। उस महिला ने सोचा कि चलो 500 रुपया दे दिया तो अब ये लोग हमारे पीछा छोड़ देंगे और हम अब अपनी ज़िंदगी को खुशी से जिएंगे। लेकिन जब अगले दिन 4 सितंबर को उस बच्ची की तबीयत ठीक नहीं हुआ तो 40-50 लोगों ने इसके घर में घुसकर इसके साथ रेप करने की कोशिश किया और उसकी बदन से सारे कपड़े उतार कर पूरा गांव घसीटते घसीटते घुमाया। इसके फिर जब यह बात हुई तो अगले दिन फिर से एक पंचायत बुलाया गया और सारे लोग वहाँ और 2 तांत्रिक को बुलाया गया और वह तांत्रिक ने बोला कि इसके अंदर, और वह जो 2 ओझा थे उन्होंने मानव मलमूत्र पिलाने के लिए कहा तो सारा गांव इसे पिलाने के लिए मान गए। और एक तरफ वह चिल्लाती रही, बिलखती रही और दूसरी तरफ था सारा समाज गांव। वह इनकार करती रही, मना करती रही, लेकिन वह उतने लोगों के सामने अकेले नहीं लड़ पाती और अंत में उसके मुंह, चेहरे, बदन पे मानव मलमूत्र पड़ गया। और जब वह अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसे अपने ही घर में प्रवेश नहीं मिला। तभी कुछ लोगों ने उनसे कहा कि चाची आप यह गांव छोड़कर चले जाइए, नहीं तो यहाँ के लोग आपको मार देंगे। वह जब जाने लगी तो वह पास के जो विधायक होते हैं गांव के अगल बगल, वह विधायक के पास मिलने गए तो वहाँ लोगों ने कहा कि अभी नहीं, 10 सितंबर को मिलेगी। तब इस महिला ने कहा कि 10 सितंबर तक तो हम रहेंगे, तब तो फैसला कुछ होगा। और यह कहकर वह अपने सोचकर वह अपने घर की ओर, अपने मायके के घर की ओर जाने लगी। तो वह एक नदी पड़ती थी, वह रात में नदी पार करके जब अपने घर की ओर जा रही थी तब घर में अपने
और उसके 4 बच्चे भी थे। तो 4 बच्चों के लेकर जब अपने घर जा रही थी, तब घर में जब माँ और भाई का यह बात पूरी सारी घटना पता चला, तो माँ सदमे में आ गई और 2 मंथ बाद उस माँ की मृत्यु हो गई। जब माँ की मृत्यु हुई तो उस घर में बेटी को रहने के लिए भी कोई साथ सहारा नहीं दिया, और वह अब उसी गांव में एक बड़े से पेड़ के नीचे चारों बच्चों के लिए गुजारा करने लगी और किसी प्रकार से अपने चारों बच्चों को पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतते गए और जो पति था वह कभी कभी उससे मिलने आता था, लेकिन 1997 के बाद वो भी नहीं मिलने आया। लोगों ने उससे कहा कि यह डायन भूत प्रेत है, इससे नहीं मिला करो। तो 1997 के बाद नहीं मिलने आया। दिन यूं ही गुजरता गया। जब वह कोर्ट चली गई और कोर्ट में उसने बड़े बड़े अफसरों वकीलों से जब मिला और अपनी कहानी का बताया, तो उसकी कहानी लोगों तक पहुंची। और उसी बीच उसने फ्लैग नामक कमेटी से जुड़ गया। और फ्लैग एक ऐसा था जो अनाथ लोगों के या किसी ज़रूरतमंद लोगों के फ्री में लीगल एडवाइस दिया करता था। और उसके साथ जुड़ने के बाद धीरे धीरे इसके बाद मीडिया तक पहुंची। पत्रकारों जो आसपास जो पड़ोस के थे, उन सभी पत्रकारों के पास एक कहानी पहुंची और सभी लोगों ने इस कहानी पर जोर दिया। और इसके बाद एक कहानी आज हम लोग और यह जब फ्लैग के कमेटी से मिला। फ्लैग एक ऐसा कमेटी है जो किसी को फ्री में लीगल एडवाइस दिया करता था। तो यह जब फ्लैग के कमेटी से मिला और उस कमेटी को इस महिला की कहानी पता चली, तो वह विभिन्न पत्रकारों मीडिया के द्वारा सभी लोगों के पास कहानी पहुंचाया। धीरे धीरे सभी के पास यह कहानी पहुंचती गई और सभी लोगों ने इस कहानी पर पूरा फैलाते गए। और सब महिला इसी प्रकार से अपने एक एनजीओ के मदद से, आशा एनजीओ की मदद से एक कमेटी बनाई कि जिस झारखंड राज्य में जो भी ऐसा घटना घटेगा उसको यह खुद जाकर रेस्क्यू करेगी, अपने सदस्यों द्वारा खुद रेस्क्यू करेगी और उसे एक नई जिंदगी जीने के लिए मौका देगी, अवसर देगी खुद। तो ऐसे ही लगभग आपको जान हैरानी होगी कि लगभग 500 महिलाओं के अपने आसपास पड़ोस के लोगों द्वारा प्रताड़ित करने के वजह से इन्होंने बचाया है और एक नई जिंदगी की शुरुआत किया है। तो और ये महिला छुटनी महतो यानी छुटनी देवी महतो झारखंड राज्य की एक प्रतिष्ठित महिला है, जिस लोगों ने इसे डायन कहकर हटा दिया था। तो आज बात है साल 2021, जब दिल्ली से इस महिला के पास कॉल आया कि आप छुटनी महतो बोल रही है। तो यह बोली कि हाँ। तो उन्होंने बोला कि आपका नाम पद्मश्री के लिए नामित किया गया है, यानी पद्मश्री अवार्ड के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है। तो और साल 2021 में इस महिला को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि जिस महिला को समाज ने, आसपास पड़ोस के लोगों ने, अपने घर वाले लोगों ने डायन प्रेत से सम्मानित किया, डायन कहने लगे, उस महिला को पद्मश्री अवार्ड मिला और वह अपने 4 बच्चों को पोस कर उस मुकाम तक हासिल किया जिस मुकाम तक बहुत से लोग नहीं जा पाते हैं। कुछ गिने चुने ही लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं, उनको यह अवार्ड प्राप्त होता है। और आज हम सभी के ज़िंदगी में थोड़ी सी कुछ भी घटना घटते हैं तो हम लोग बहाना कर देते हैं कि इस वजह से हम ये काम नहीं कर पाए, तो इस वजह से ये काम नहीं कर पाए। मैं भी उसी में से हूँ कि किसी बात को टालकर किसी काम को नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हमें ऐसी छोटी छोटी बातों से ना उलझकर अपनी गोल पर फोकस रहना चाहिए। चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ हों, अपनी सारी परिस्थितियों को भुलाकर एक अपनी जो मेन फोकस गोल है उस पर हमें केंद्रित रहना चाहिए।